मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 136 136। एक अचार। सर्वनाश का लोहार 136। एक अचार। अल्फा हेयर ऑयल। अब स्वस्थ घने बालों के लिए इसे अपनाएं। बिजनेसमैन बाल उगाने का सरल उपाय। 543 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या चीखें और विस्फोटों ने पहले की शांत रात को भर दिया। व्यापारियों की कंपनी पर राक्षसों की एक भारी भीड़ ने हमला किया। लाशों पर चलने वाले लोग लाइकेंथ्रोप्स के एक झुंड के नेतृत्व में थे। अब अगर सेठ यहां होता तो वह इन चीजों को वेयरवुल्फ नहीं कहता। वे बड़े भारी कद के थे और मोटी चमड़ी की त्वचा के साथ लगभग नग्न थे। उनके सिर एक भेड़िए की खोपड़ी की तरह दिखते थे जिस पर भयानक जलने के निशान थे। ये राक्षस उपासक थे जो एक विशिष्ट चाप दानव का खून पीकर रूपांतरित हुए थे। लाश पर चलने वाले भी इसी तरह के प्राणी थे। ये नाम उन लोगों द्वारा चुना गया था जिन्हें युद्ध के मैदान में उनका सामना करना पड़ा था। उत्तरी क्षेत्रों के सामान्य लोग और आम लोग किसी अभिशाप से पीड़ित होने या दानव के खून से जहरीला पानी पीने के बाद इन बीमार घृणित प्राणियों में बदल गए थे। उनकी त्वचा सूखी और झुर्रीदार थी और उसकी बनावट और सुरक्षा सख्त चमड़े जैसी थी। गहरी धसी हुई आंखें केवल ताजा मांस और खून की भूखी थी। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनमें कोई बुद्धि नहीं थी और वे ज़ॉम्बी की तरह घूमते थे। लेकिन मरे हुए लोगों की तरह दिखने और व्यवहार करने के बावजूद वे अभी भी जीवित थे जिससे वे मरे हुए लोगों पर काम करने वाले कई प्रतिवादों के प्रति प्रतिरक्षित थे। कंपनी ने कई सप्ताह पहले ओरा छोड़ा था और दानव उपासकों के साथ युद्ध की अग्रिम पंक्ति के करीब उत्तर की ओर यात्रा करने का जोखिम उठाया था। व्यापारियों का अनुमान था कि वे अभी भी युद्ध से बहुत दूर हैं और वे किलेबंद शहरों में आपूर्ति बेचना चाहते थे जो जल्द ही युद्ध में उलझ सकते थे। वे गलत थे। दुश्मन किसी की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़े और वे दूसरे शहर पर घेराबंदी करते हुए फंस गए। दुर्भाग्य से यूलेकेट्स उनके अनुरक्षण का हिस्सा था और वह भी इस छोटे से शहर में फंस गया जिसका नाम भी उन्हें नहीं पता था। मानव क्षेत्र राक्षसी श्रापों के प्रतिकार के उपाय करने में सक्षम थे लेकिन उनकी सेना भूमि पर घूमने वाले शापित सैनिकों से कहीं कमतर थी। स्थिति से बचने की कोशिश में शहर के सभी साहसी और सैनिकों को दीवारों और द्वारों की रक्षा के लिए भर्ती किया गया। लगातार लड़ाई जितनी खतरनाक और बोझिल थी उसका एक फायदा भी था। रक्षक के रूप में वे एक लाभप्रद स्थिति में थे और सचमुच दर्जनों दुश्मनों का वध कर सकते थे। उनका स्तर अभूतपूर्व गति से बढ़ा। फिन, मीना और बाकी सभी लोग आखिरकार लब 0.50 पर पहुंच गए जो कि बी रैंक बनने के लिए न्यूनतम था। और वे आखिरकार उन कारणों में से एक को हासिल करने में सक्षम थे जिनके कारण सी रैंक की तुलना में बी रैंक की शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। द्वितीय वर्ग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरे वर्ग ने न केवल नए कौशल दिए बल्कि वर्ग के आधार पर विशेषताओं के संशोधन को कम से कम दोगुना या उससे अधिक बदल दिया। यह उसी तरह था जैसे सेठ के पास अपनी जाति के कारण सामान्य लोगों की तुलना में लगभग दोगुने विशेषताएं थे। ये 50 से ऊपर के प्रत्येक स्तर पर दोगुने अनुभव की आवश्यकता की कीमत पर आया था। इसने बताया कि क्यों बी रैंक क्वेस्ट में आमतौर पर जानवरों और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है जिन्हें बी रैंक की एक पार्टी अकेले नहीं संभाल सकती। ये सब अनुभव के लिए था। उनकी ताकत में वृद्धि स्थिति में बदलाव लाने के लिए थोड़ी देर से हुई क्योंकि राशन खत्म हो रहा था और अधिकारी हताश हो गए थे। उन्हें पता था कि आसपास के क्षेत्रों से सुदृढ़ीकरण की कोई उम्मीद नहीं थी। किसी ने भी उनके संदेशों का जवाब नहीं दिया। वे शायद आखिरी शहर भी हो सकते हैं जो अभी भी बचा हुआ है। जिन लोगों ने जवाब दिया वे खुद बहुत दूर थे या संकट के करीब थे। इसलिए उन्होंने तय किया, इससे पहले कि सैनिक भूखे और कमजोर हो जाएं, वे घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। सैनिक नागरिकों को घेरे से भागने के लिए समय देंगे। वे जानते थे कि इससे कई लोगों की जान जा सकती है, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को बचने का मौका तो मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिन की मुट्ठी ने लाइकन के सिर को ऐसे कुचल दिया जैसे वह पिनाता हो। वह मूल रूप से एक ऐसी कक्षा लेना चाहती थी जो पहले से ही उसकी वर्तमान कक्षा के समान थी। अपनी उत्तरजीविता और समर्थक गुणों को बढ़ाने के लिए भिक्षु जैसा कुछ। जब उसने उन विकल्पों को देखा जिनमें से वह चुन सकती थी तो सब कुछ थोड़ा अलग हो गया। अपनी कक्षा बदलना और दूसरी कक्षा चुनना सेठ के लिए कक्षा प्राप्त करने के पहले अनुभव से थोड़ा अलग था। सबसे पहले सिस्टम में पैदा हुए लोग एक वर्ग के साथ पैदा होते हैं। इसे बदलने के लिए उन्हें सिस्टम चर्च में जाना पड़ता था। एक अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति एक यादृच्छिक वर्ग चक्र देख सकता था, लेकिन साथ ही उसके पास मौजूद सभी योग्यताओं के आधार पर विकल्प भी देख सकता था, जैसे कि वर्तमान वर्ग, पूर्व वर्ग, कौशल, जाति आदि। दूसरा वर्ग चुनने पर वही विकल्प और उसके ऊपर अलग अलग वर्ग पहिए थे। ये प्रणाली उन लोगों के लिए थोड़ी बेहतर थी जो पहले से ही लब 0.50 तक पहुंच चुके थे, इसलिए हर चीज के साथ एक यादृच्छिक वर्ग पहिया के बजाय विभिन्न श्रेणियों में विभाजित पहिए थे। कोई व्यक्ति किसी ज्ञात विकल्प के बजाय क्लास व्हील का उपयोग क्यों करेगा? यदि किसी के पास बहुत कम या कोई योग्यता नहीं है या कोई विकल्प की दिलचस्प नहीं है। परी को इस प्रक्रिया का पर्याप्त अनुभव था, जैसा कि किसी अद्वितीय वर्ग वाले व्यक्ति से अपेक्षित था, और जब उसने इसे देखा तो उसे तुरंत अपनी पसंद का पता चल गया। ये मिली क्वीन नामक एक दूसरा अद्वितीय वर्ग था। इसने न केवल हाथापाई की लड़ाई में उसके समग्र युद्ध कौशल को बढ़ाया, बल्कि शाही थीम के हाथापाई हमले के कौशल को भी जोड़ा। ये वह चीज थी जिसकी कमी उसे हमेशा से ही एक युद्ध पादरी के रूप में थी। शाही विषय इस तथ्य से आया था कि इन कौशलों ने उनके नुकसान का एक हिस्सा उस गरिमा स्टेट से प्राप्त किया था जो उसे एक कुलीन के रूप में विरासत में मिली थी। इस तरह उसकी लड़ने की शैली बहुत अधिक सुंदर और गरिमा में हो गई थी, जबकि उसमें और भी अधिक विनाशकारी शक्ति समाहित थी। एक परिष्कृत मुखौटे के पीछे छिपी एक पशुवत बर्बरता की तरह। वास्तव में शाही, ये लगभग उसके लिए ही बनाया गया था, एक अद्वितीय वर्ग का बड़ा लाभ। सिर को विघटित करने वाली परी से दूर एक जगह पर लाशों पर चलने वालों की भीड़ को छाया की एक गोलाकार लहर ने काट डाला और बहा ले गई। अगले ही पल एक काली आकृति चौंके हुए लाइकन के पीछे दिखाई दी जिसने इस दल को आदेश दिया और उसके सिर के मुकुट में एक चमकदार ब्लेड भोंक दिया। यह आसानी से चमड़े की त्वचा और मोटी खोपड़ी में घुस गया। एक चमकदार रोशनी में मरते हुए लाइकन का मस्तिष्क बिजली से भून दिया गया। ऐसा करना जरूरी था ताकि वह फिर से मरे हुए के रूप में न उठे। भारी सांस लेते हुए मीना गिरे हुए लाइकन के शरीर के ऊपर खड़ी थी। उसने न केवल एक माध्यमिक वर्ग प्राप्त किया था बल्कि अपना प्राथमिक वर्ग भी बदल दिया था। सेठ के उपकरणों के कारण अपने अनुभव के आधार पर उसने प्राथमिक वर्ग के रूप में शैडो असैसिन को चुना और द्वितीयक वर्ग के रूप में शैडो मैच को चुना। छाया हत्यारा एक दुर्लभ श्रेणी का वर्ग था और अधिकांश हथियारों के लिए एक सामान्य विशेषज्ञता थी। यह दुश्मनों की आंखों से छिपने की क्षमता को अधिकतम करता था। दूसरी ओर शैडो मैच एक असामान्य वर्ग था जो डार्क मैच की विशेषज्ञता थी। बीस्टमैन में शायद ही कभी कास्टर क्लास के लिए प्रतिभा होती थी। फिर मीना को यह वर्ग कैसे मिला? यह मीना का भाग्यशाली हाथ था। उसके पास मौजूद किसी भी विकल्प ने उसे संतुष्ट नहीं किया और वे वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं थे जहां उसके पास अपने विकल्प को बदलने के लिए विचार करने या कौशल हासिल करने के लिए बहुत समय था। वे घेराबंदी के बीच में थे। उसने डार्क प्रोफेशन के क्लास व्हील का उपयोग करना चुना। सबसे खराब स्थिति में उसे एक ऐसा वर्ग मिलेगा जो बहुत मददगार नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ बढ़ावा मिलेगा। सबसे अच्छी स्थिति शैडो मैच जैसा कुछ। इन दो वर्गों के साथ उसे छिपने और छाया के माध्यम से यात्रा करने का कौशल मिला। वह या तो एक हत्यारे की तरह हमला कर सकती थी या छिपकर हमला करने के लिए छाया जादू का जाप कर सकती थी। एकमात्र नुकसान ये था कि उसके पास जादू कौशल के लिए मन की कमी थी। वह अपने करियर के अधिकांश समय के लिए एक हत्यारा थी। उसके पास अपनी कीमती बात को बुद्धिमत्ता में निवेश करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए क्लास संशोधक और कास्टर कौशल के बावजूद जो मन को बढ़ाता था उसका मन दयनीय था। दूसरे दल के सदस्य ने भी इसी तरह से शक्ति प्राप्त की थी। यही कारण था कि उन्हें अन्य बी रैंक और उनके नियोक्ता व्यापारी कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का पूरा भरोसा था। वे अभी भी मरे हुए लोगों की पीछा करने वाली सेना से दूर भागने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इन मिनियंस का एकमात्र उद्देश्य उन्हें दुश्मन के बड़े लोगों तक रोकना था। यूलकैट्स और व्यापारियों द्वारा किराए पर ली गई दूसरी बी रैंक पार्टी इस तरह के कई घात के बाद पहले ही थक चुकी थी। वे सभी व्यापारियों के साथ गाड़ी में शामिल हो गए और चालक ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। ओरा पहुंचने में उन्हें अभी भी एक और सप्ताह लगना था और यह निश्चित था कि दुश्मन सेनाएं पहले ही कितनी दूर तक आक्रमण कर चुकी थी।
ओरा केंद्रीय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित था और लगभग दक्षिण और उत्तर के बीच के मध्य बिंदु पर था। वे वहां से सिर्फ एक हफ्ते की यात्रा पर दुश्मनों से मिले। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दानव उपासकों की सेना पहले ही इतनी दूर दक्षिण में पहुंच चुकी थी। हर कोई थक चुका था। घोड़े, व्यापारी, साहसी लोग और यहाँ तक कि गाड़ी भी पूरी गति से चलते हुए खतरनाक चरमराह की आवाजें निकाल रही थी। वे सचमुच बड़ी मुश्किल में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 3 बार से निजीकरण करना चाहते हैं? इसे हर रात अभिषेक करें। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 137 समूह की तलाश। सर्वनाश का लोहार 137 समूह की तलाश में एड्स बाय पब फ्यूचर। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जादूगरनी ने अपनी बात रखी। उसने उसे राक्षसी गाथाएं सिखाई और उन्हें समझाया जो वह जानती थी। पहले तो टोरेट सावधान था, लेकिन जब सेठ ने उसे सब कुछ समझाया तो उसने सेठ को नए फोर्जिंग गाथाएं सीखने और प्रशिक्षित करने में मदद की। आखिरकार समय आ गया था कि हथियार बनाने को भी उसके पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाए। राक्षसी गाथाओं में बदलाव ने लेस देन और फेस की आवाज ग्रेटर देन को भी चमकने का मौका दिया। हालांकि गाने खुद ऐसे नहीं थे जिन्हें कोई आनंद के लिए सुन सकता था। उसके दिन पीसने, गहने और सामान बनाने, हथियार बनाने, गाथा गीत गढ़ने और बोने से लड़ने में बीतते थे। समय उड़ता गया और एक दिन उसकी उम्र 24 साल हो गई। उसे घर छोड़े हुए कितना समय हो गया था? वह कितनी दूर आ गया था? स्थिति, कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। नाम, सेठ स्मिथ। आईवी सर का चिन्ह। शीर्षक, विचार से भी तेज। स्तर 27। 102%। रेस, ओरी हुमा। लिंग, पुरुष। आयु 24। वर्ग, स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता, सिस्टम चच। स्वास्थ्य 1000। मन 380। ताकत 73। निपुणता 71। चपलता 53। खुफिया 38। इच्छा शक्ति 58। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरज 58। व्यक्तित्व 17। भाग्य 21। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 0। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 1। रक्षा, भौतिक 224 174 जोड़ 5 0 इंडेक्स 3। जादुई 141 116 जोड़ 2 5 विल्स 2। अग्नि प्रतिरक्षा, विष प्रतिरोध 15%। कौशल विंडो। लोहार दक्ष लव 0.9 23%। करामा दक्ष लव 1 24%। गोल्डस्मिथ एडेप्ट लव 0.7 17%। लोहार की आंखें लव 0.5। ब्लूप्रिंट एडेप्ट लव 0.3। आत्मा संचार लव 0.3। स्पिरिट स्मिथी लव 0.5। आत्मा पर कब्जा लव 0.4। स्पिरिट फोर्जिंग एडेप्ट लव 0.1। ऑर्फियस वॉयस निष्क्रिय लव 0.3। हथियार महारत विशेषज्ञ लव 0.32%। शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.7। भय प्रतिरोध निष्क्रिय लव 0.8। जहर प्रतिरोध निष्क्रिय लव 0.3। अग्नि स्नेह निष्क्रिय लव 0.6। पायरोकिनेसिस क्षमता लव 0.2। मानचित्र लव 0.4। अवलोकन लव 0.4। छिपाव लव 0.4। ऊर्जा परिसंचरण लव 0.9। सिलाई शुरुआती लव 0.6 45%। यूनिवर्सल ट्रांसलेशन लव अधिकतम लेस देन जादू ग्रेटर देन अब थोड़ा तेज हो गया था क्योंकि उसने इसे अब हथियारों और गहनों के साथ प्रशिक्षित किया था, लेकिन उसके सभी कौशल अगले रैंक के करीब पहुंच रहे थे। सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा था, सिवाय उन कौशलों के जिन्हें वह मुश्किल से सुरक्षित रूप से पी सकता था। सेठ ने हाल ही में कार्यशाला छोड़ने की इच्छा खो दी थी। फिन और पार्टी अभी भी वापस नहीं आए थे और ओरा धीरे धीरे शरणार्थियों की बाढ़ में घुट रही थी। जब भी वह बाहर जाता तो वह पफल्स और अल के साथ खाने पीने के लिए पत्थर के हॉल में रुकता था। सेठ ने भूखी जादूगरनी को जीवन के अन्य सुखों जैसे भोजन से संतुष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। इसका मतलब था कि उसे हर हफ्ते एक बार बहुत बड़ा भोजन बिल देना होगा। यह उसके लबादे को फिसलने से बचाने की कीमत थी। आज उसका जन्मदिन था और वह बाहर जाना चाहता था। उसने टोरेट को भी साथ आने के लिए आमंत्रित किया और एकांतप्रिय बोने ने उसके साथ जाने का फैसला किया। टोरेट ने उसे बताया कि वह ओरा में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जानता है और सेठ ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। बोने मास्टर ने उन्हें पत्थर के हॉल से बाहर निकाला और वाणिज्यिक जिले में ले गया। उसने वेथॉन और मान को भी आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला। मानव क्षेत्र में बहुत बदलाव आया था। मुख्य सड़कों के अलावा गलियां बेघर लोगों और शरणार्थियों से भरी हुई थी। जीवन में हलचल कम थी और सड़कों पर भिखारियों की संख्या अधिक थी। जाहिर है, मानव क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे थे और शरणार्थी दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। स्थिति इतनी खराब थी कि गेट पर मौजूद गार्ड को उन्हें बाहर रखने का आदेश था। उन्होंने सुना कि शहर की दीवारों के बाहर एक तरह की झुग्गी बस्ती विकसित हो गई है। तंबुओं और अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों लोगों ने व्यापार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और व्यापारियों ने इस विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों से दूरी बना ली। वह बोने मास्टर का पीछा करते हुए मुख्य सड़कों से गलियों में चला गया। वह जिस रेस्टोरेंट में सेठ को लेकर गया था वह छोटा था और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर था, सेठ की दुकान जैसा ही। टोरेट ने उसे भरोसा दिलाया था कि यह ओरा में उसके द्वारा जाने गए सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक है। यही कारण था कि सेठ ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया और आश्चर्य के लिए खुला रहा। और उसने ऐसा करके अच्छा किया। रेस्तरां छोटा और आरामदायक था और ग्राहकों के लिए निजी बूथ की पेशकश की। सेठ, पफल्स और टोरेट वहां बैठे और मेनू को देखा। रेस्तरां में पारंपरिक बोने व्यंजन परोसे जाते थे, जिसका मतलब था कि सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ी मात्रा में परोसा जाता था। ये भारी खाने वालों की तिकड़ी के लिए एकदम सही था। यह पहली घटना थी जब शेफ ने सेठ और पफल को खाने के उन्माद में प्रवेश करते देखकर निराश नहीं हुआ। खुली रसोई में बोने ने उन्हें अपना खाना खाते हुए देखा और उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। लोहार, मास्टर और कैटरपिलर ने एक पल के लिए स्टॉप किया जब उन्हें एक शिकारी की आभा महसूस हुई। जैसे कि एक सोया हुआ ड्रैगन जाग गया हो, उन्हें लगा कि बोने शेफ की ताकत रसोई से निकल रही है। अनुभवी चाल और कुशल हाथों से शेफ ने अपनी खाना पकाने की गति बढ़ा दी। तीनों मुश्किल से उसके हाथ की गति का अनुसरण कर पा रहे थे क्योंकि वह अपनी सामग्री काट रहा था, पका रहा था और उसमें मसाला डाल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने शेफ की योग्यता को स्वीकार किया और तेजी से खाना खाकर उसके प्रयासों की सराहना की। अब दबाव महसूस करने की बारी शेफ की थी। वेटर द्वारा उनकी मेज पर डिश रखते ही खाना गायब होते देखना एक जादुई चाल की तरह लगा। क्या उन्होंने वाकई खाना खाया या उन्होंने इसे सीधे अपने पेट में भेज दिया? कौशल और पेट की क्षमता की इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अविश्वसनीय परिणाम एक निर्णायक ड्रॉ था क्योंकि दोनों पक्ष हार गए। तीनों के पेट फूलने के बाद रेस्तरां को उस दिन के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने रेस्तरां द्वारा उस दिन के लिए तैयार की गई लगभग सभी सामग्री खाली थी। तीनों ने रेस्तरां छोड़ दिया और सेठ ने जादूगरनी के टोकन को फिर से सुसज्जित किया। उसे पता चल गया था कि वह उसे अपनी सूची में डालकर चुप करा सकता है। वह लगातार परेशान कर रही थी और शिकायत कर रही थी कि वे उसके बिना खाने के लिए कैसे जा सकते हैं। दुर्भाग्य से सम्मन अभी भी कूल डाउन पर था। जब वे मुख्य सड़क पर आए और हॉल की ओर वापस जाने लगे तो उन्हें शहर के गेट की ओर से चीख पुकार और शोर सुनाई दिया। शरणार्थियों, भिखारियों और नागरिकों की भीड़ उनकी ओर दौड़ती हुई आई। गेट से हॉर्न बजने लगे जो हमले का संकेत थे और हवा में विशालकाय जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी क्योंकि शहर के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। इसके बाद विशालकाय बोल्टों के प्रहार से गेट बंद हो गया और यह चारों ओर की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये यही खत्म नहीं हुआ। गेट बंद होने के बाद शहर की दीवारों से एक जादुई ढाल उठी और ओरा के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया क्योंकि यह शहर के पीछे ऊंची चट्टान की दीवार से जुड़ गई थी। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अवरोध क्यों उठाया गया था, लेकिन जल्द ही ओरा के ऊपर आसमान में काले धब्बे दिखाई देने लगे। ओरा के ऊपर हवा में कई तरह के उड़ने वाले जीव दिखाई दे रहे थे। कुछ चमगादड़ के पंखों और भालू वाले मानव जैसे थे तो कुछ पूरी तरह से विकृत जानवर और पक्षी लग रहे थे।
आखिर यह क्या है? सेठ खुद को रोक नहीं सका और पूछा। उन्हें घबराई हुई भीड़ से छिपने के लिए एक कोना मिल गया था। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे यकीन है कि वहां पर वह आदमी हमें जल्द ही बता देगा। बौने ने कहा और बकरी के पैरों और चमगादड़ के पंखों वाले एक बड़े मानव प्राणी की ओर इशारा किया। यह एक असली शैतान जैसा लग रहा था। प्राचीन पुजारियों ने लोगों को डराने के लिए इसकी कल्पना की थी। तुम्हारा समय आ गया है, बौने की यह इतनी जोर से बोला कि यह पूरे शहर में सुना जा सका। तुम्हारे कोमल हृदय ने हमारे लिए तुम्हारे द्वार खोल दिए हैं। यहाँ से भागे सभी कीड़े मकोड़े हमारे सैनिकों में बदल गए हैं। तुम्हारी दयनीय दीवारें हमें रोक नहीं सकती। यह एक ऊंची चीख थी और अचानक शहर में घुसे भिखारियों और शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा अपनी नजर में आए किसी भी व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। यह एक ज़ॉम्बी सर्वनाश फिल्म के दृश्य जैसा था क्योंकि वे लोगों को काटने लगे और अपने नंगे हाथों से उन्हें चीरने लगे। और यहीं से आधुनिक परिदृश्य से अलग अंतर शुरू हुआ। वे बस मदद के लिए चिल्लाते हुए भागते नहीं थे। शरणार्थियों के पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनमें से कई साहसी और व्यापारी या संपन्न नागरिक थे जिन्होंने अपने जीवन की रक्षा के लिए कवच और रक्षात्मक गियर का सहारा लिया। होरा जैसे शहर में आम कवच अक्सर सस्ते में खरीदा जा सकता था, इसलिए कई लोग अपनी सूची में कम से कम किसी तरह का जीवन बीमा रखना पसंद करते थे। अमीर व्यापारियों के पास कभी-कभी साहसी लोगों की तुलना में बेहतर उपकरण होते थे, भले ही वे आमतौर पर गैर लड़ाकू होते थे। लाश पर चलने वालों की भीड़ को विद्रोही नागरिकों और ब्रेक पर साहसी लोगों के समूह द्वारा धीमा कर दिया गया था। सेठ और टोरे ने भी अपने गियर को सुसज्जित किया और लड़ाई में कूद पड़े। दो लोहारों के विपरीत जो लाश पर चलने वालों को कुचलने में सक्षम थे, नागरिक और साहसी धीरे-धीरे उन शरणार्थियों से अभिभूत हो गए जो राक्षसों में बदल गए थे। हाँ, तुम संघर्ष करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंत में तुम सब हमारे गुलाम बन जाओगे। हवा में राक्षस दहाड़ा और उसने अवरोध पर एक विशाल छड़ी फेंकी, उसे तोड़ने की कोशिश की। अरे, उनमें से तो बहुत सारे हैं। टोरेट, सेठ और पफल्स अन्य साहसी लोगों की मदद से एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, हमें बस रक्षाहीनों को भागने के लिए समय देना है। इस स्थिति से जल्द ही निपटा जाएगा, बौने ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। बड़े साहसी और रक्षकों में से कुछ बौनों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास था, जबकि युवा घबरा रहे थे। मानो राक्षसों के दावे का जवाब देने के लिए द्वारों की दिशा से सींगों की आवाजें सुनाई दी और पत्थर के हॉल के सुनहरे द्वारों से और भी तेज सींगों की आवाज आई। अगले ही पल एक जादुई चिंगारी शहर की दीवारों पर से निकली और एक झटका अवरोध के माध्यम से चला गया। बैरियर के बाहर इसने एक ऊर्जा तरंग पैदा की जिसने दुश्मन की पूरी वायुसेना को बेतरतीब ढंग से विघटित कर दिया और केवल उस बड़े राक्षस को पीछे छोड़ दिया जिसके शरीर पर भयानक झुलसने के निशान थे। इसकी लाल त्वचा फफोलेदार हो गई थी और खून बह रहा था। ये हमें नहीं रोकेगा, हम रोकेंगे। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, राक्षस। एक क्रोधित दहाड़ ने राक्षस को रोक दिया और शहर को हिला दिया। अगले ही पल एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण सुनहरे द्वार से निकलकर राक्षस की छाती में घुस गई और वह फट गया। द्वार पर एक बूढ़ा बौना खड़ा था। उसके गंजे सिर पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और चिकनी सफेद दाढ़ी उसके पैरों तक पहुंच रही थी। उसने एक राजसी जादुई लबादा पहना हुआ था और एक मोटी छड़ी पकड़ी हुई थी जिसके सिरे पर एक बड़ी क्रिस्टल बॉल थी। यहाँ तक कि शव लेकर चलने वाले भी उस विशाल ऊर्जा किरण को देखकर रुक गए जिसने अभी शहर को रोशन किया था। प्रिय नागरिक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रे आपको और कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। इसके बाद कई मंत्रविहीन बिजली के झटके आए जो सभी लाशों पर बिजली की तरह गिरे और उनमें से अधिकांश को जली हुई लाशों में बदल दिया, बिना चलने वाले हिस्से के। ये शहर के अंदर था, शहर के बाहर बिजली के तूफान जैसा लग रहा था क्योंकि शहर के चारों ओर असंख्य बिजली के झटके आ रहे थे। ये सेठ द्वारा अब तक देखा गया सबसे चमकदार और शक्तिशाली जादू था। यह नजारा उस विशाल लटकते हुए पेड़ के समान था जो अपने मुकुट से पूरे शहर को ढक रहा था। मेयर किस तरह का था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 138। जन्मदिन मुबारक। सर्वनाश का लोहार 138, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ताकतवर, अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 673 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें बहुत पहले ही गाड़ी और घोड़ों को छोड़ना पड़ा था। घोड़े की मौत हो गई और गाड़ी के पहिए टूट गए। वे एक हफ्ते से बिना सोए या आराम किए भाग रहे थे। उनके पास खाना तो था लेकिन खाने का समय नहीं था। वे पहले से ही 1 सप्ताह से अधिक समय से भाग रहे थे। व्यापारियों ने कुछ दिन पहले ही अपनी जान गंवा दी थी। बुल को माइक का समर्थन कर रहा था जिसके कूल्हे पर एक घाव था। पुजारी अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। मीना उनका रास्ता तलाश रही थी और वे आखिरकार ओरा के आसपास पहुंच रहे थे, केवल ये पता लगाने के लिए कि दुश्मन पहले से ही उनके सामने था। शहर लाशों पर चलने वालों और अन्य राक्षसों की भीड़ से घिरा हुआ था। वे ठीक उसी समय आए जब बिजली के तूफान से सेना का नाश होता हुआ देखा गया। जहां भी बिजली गिरी वहां कई दर्जन राक्षसों के बीच से कूदकर उन्हें कोयले में बदल दिया। बिजली का क्षेत्र उनके आगे भी फैलता रहा। दूसरे बी रैंक में से एक को अचानक चोट लगी और मरने से पहले वह एक भयानक लाइकेंथ्रोप में बदल गया। ये पूरे समय उनके बीच था। जैसे ही बिजली की चमक थोड़ी कम हुई, उन्होंने शहर के पास आने की हिम्मत की। शहर के आसपास की जमीन जली हुई लाशों से भरी हुई थी। वे आखिरकार ओरा पहुंच गए, जो जाहिर तौर पर एक सुरक्षित जगह थी। फिन और लिक्सिस के सुनहरे वस्त्रों को छोड़कर उनके सभी कवच और हथियार लंबी यात्रा और अंतहीन लड़ाई से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हफ्तों की चुप्पी के बाद आखिरकार जब वे सेठ से मिलेंगे तो वे क्या कहेंगे? दुखी दिखने वाला ये दल 1 घंटे बाद ओरा के बंद गेट पर पहुंचा। उन्होंने मदद और अंदर आने के लिए आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर गेट के नीचे बैठने के बाद आखिरकार छोटा गेट खुल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे पहले बाहर निकलने वाले व्यक्ति में एक लंबा योद्धा था जो भयानक काले कवच में था और उसके हाथ में एक अनोखा हथौड़ा था। दूसरा एक बौना योद्धा था जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और वह चमकीले चांदी के कवच में लिपटा हुआ था। दल के नेता के रूप में माइक अपनी चोट के बावजूद जमीन से उठ खड़ा हुआ। कृपया हमें अंदर आने दीजिए, हमारे पास घायल लोग हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने दूसरे दल के नेता की ओर इशारा करते हुए कहा जो उनसे भी अधिक बुरी स्थिति में था क्योंकि एक नाजुक क्षण में उन्हें बचाते हुए उन्हें गोली लग गई थी। दोस्तों, उन्होंने डरावने शूरवीर की ओर से एक हैरान करने वाली आवाज सुनी। ये कुछ हद तक गूंजती हुई लेकिन जानी पहचानी सी लग रही थी। शूरवीर ने अपना छज्जा उठाया। सेठ, समूह ने चिल्लाकर कहा। जादूगरनी के आग्रह पर सेठ ने गेट के बाहर की स्थिति का आकलन करने के लिए स्काउटिंग पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। शहर के बाहर खुले मैदान पर नजर डालने के बाद सेठ को उसका कारण समझ में आ गया था। इन जीवों द्वारा कई बची हुई आत्माएं पीछे छोड़ दी गई थी जितनी उसने कभी एक बार में नहीं देखी थी। उनमें से कुछ मध्यम आकार की आत्माएं भी थीं। कौन जानता था कि वह उन दोस्तों के समूह से मिलेगा जिनकी तलाश वह हफ्तों से कर रहा था। यहाँ गेट पर वे बहुत दुखी लग रहे थे क्योंकि वे गंदे, घायल और क्षतिग्रस्त गियर में बैठे थे। वह शहर के 3 बौने गुरुओं में से एक का शिष्य था, इसलिए उसके शब्दों का बौने पहरेदारों के बीच काफी महत्व था। यह न भूले कि उसका गुरु उसके ठीक बगल में था। इन दोनों ने पार्टी के लिए जमानत दी। उन्हें जल्दी से शहर में ले जाया गया ताकि वे चिकित्सकों से मिल सके। दूसरी तरफ सेठ और टोरेट इस एक तरफा नरसंहार के युद्ध के मैदान में उतरे। उसे बस इधर उधर घूमने की जरूरत थी और आत्माएं उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी आत्मा के स्थान में गायब हो गई। युद्ध के मैदान का निरीक्षण करते समय रेड टैग बी रैंक्स का एक दल उन दोनों के साथ था। तकनीकी रूप से उनका काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि मेयर की बिजली से सब कुछ शांत हो जाए और कोई अजीब आश्चर्य न हो। कौन जानता था कि बीमार पागल क्या क्या बना सकते थे। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद कोई भी वास्तव में निश्चित नहीं था। यहाँ इतने सारे लोगों के मरने और लगभग 350 छोटी आत्माओं को प्राप्त करने के बावजूद उनमें कोई असामान्य आत्मा नहीं थी। उसने कुछ लोगों को खोजने का अनुमान लगाया होगा, शायद वे बहुत जल्दी मर गए। उसे लगभग 30 मध्यम आकार की आत्माएं भी मिली। इतना होने पर उसे यकीन हो गया कि वह कम से कम एक बार लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन और लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन का स्तर ऊपर कर पाएगा। यह आपदा वास्तव में एक आशीर्वाद थी। उसने लिच को यहाँ आने के लिए कहने के लिए धन्यवाद दिया, अन्यथा वह यह मौका चूक जाता।
ये वास्तव में एक शानदार जन्मदिन का तोहफा था। जब वे शहर लौटे तो आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा था। मेयर के हमले के बाद बची हुई लाशों में उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। चूंकि इसे सुरक्षित माना गया था, इसलिए शहर ने अगले दिन अवशेषों को साफ करने के लिए लोगों की एक टुकड़ी भेजी। सेठ ने डार्क नाइट कवच को उतार दिया और उसके आसपास के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि तुम मेरे जन्मदिन पर आ गए। उसने गार्ड गैरिसन के मेडिकल विंग में पार्टी का अभिवादन किया। लिक्सिस, बुल्को, मीना और फिन थके हुए और चोटिल लग रहे थे, लेकिन अन्यथा वे ठीक थे। माइक बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक डॉक्टर अभी भी उसके घाव पर काम कर रहा था। मीना और फिन उछल पड़े और डरे हुए पिल्लों की तरह उससे लिपट गए। क्या हो रहा था? वह अभी अभी अंदर आया था और अचानक दो सुंदरियां उसे कसकर गले लगा रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मीना ने अपना चेहरा उसकी छाती से सटा दिया जबकि परी उसके चेहरे को गले लगा रही थी। उसके गाल पर नाक और आंसू मल रही थी। उसने कुछ स्मार्ट या मजाक के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसने बस उन्हें वापस गले लगा लिया। मैंने भी तुम्हें याद किया। तुमने मुझे जो जहरीला खंजर दिया था वो टूट गया है। कृपया मुझे एक नया दे दो। बिल्ली लड़की ने दयनीय आवाज में फुसफुसाया। उसके इतने भावुक हो जाने के बाद यह एक कमजोर रहा था। ये ठीक नहीं है। मेरे वस्त्र में एक कट लग गया है और उसकी मजबूती आधी से भी कम हो गई है। कृपया इसे ठीक कर दो। परी ने उसके पहले से ही घायल दिल में एक और खंजर घुसाने के लिए कदम बढ़ाया। तुम भी, ब्रूट। उसका घायल चेहरा देखकर दोनों हंसने लगे। ये वे ही थे जिन्होंने इस बार उसकी कीमत पर क्रूर मजाक किया था। जवाब में उसने उन्हें और कसकर गले लगा लिया। डॉक्टर के जाने के बाद वे साथ बैठे और पिछले हफ्तों में हुई घटनाओं के बारे में बाकी जब से वे आखिरी बार मिले थे। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो सेठ चले गए ताकि वे इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार आराम कर सकें। कुल मिलाकर यह सेठ के जीवन का सबसे बुरा जन्मदिन नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 3 बार से निजीकरण करना चाहते हैं? इसे हर रात अभिषेक करें। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 139 शांत दिन। सर्वनाश का लोहार 139 शांत दिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। होरा अगले कुछ दिनों के लिए हाई अलर्ट पर था। सेठ और टोरेट ने खुद को अपनी कार्यशाला में अलग कर लिया था क्योंकि उन्हें बाहर जो कुछ भी हो रहा था उससे निपटने का मन नहीं था। इसके बजाय सेठ ने अपने प्रशिक्षण के समूह भाग के लिए नई वस्तुएं बनाई। वह जानता था कि वे 50वें स्तर से आगे निकल चुके थे और उन्होंने अपनी माध्यमिक कक्षाएं चुन ली थी, लेकिन वे उसे तब तक इसके बारे में नहीं बता सकते थे जब तक कि वह खुद उस बिंदु पर न पहुंच जाए। वे उसे केवल अपनी प्राथमिक कक्षा बता सकते थे और इस मोड़ पर उन्हें क्या चाहिए या क्या कमी है। अधिकांश भाग के लिए उसने केवल उनके लिए बनाई गई वस्तु की मरम्मत और सुधार किया। मीना के लिए उसने 3 मध्यम आकार की आत्माओं का उपयोग करने तक का काम किया। उसने उसे लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन से बना एक मजबूत खंजर बनाया जो उसकी छाया हथियारे वर्ग से मेल खाता था और उसके पास जो कुछ भी था उसे उस पर परतदार बना दिया। लेस देन दावत खंजर, दुर्लभ विकास, क्षति 550, स्थायित्व 1500। 1. खुद को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेगा। 2. उपयोगकर्ता को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य के रक्त का कुछ हिस्सा अवशोषित करेगा। 3. जोड़ 10% अंधेरे से लगाव। 4. अंधेरे स्थानों में जोड़ 15% क्षति। 5. जोड़ 50 क्षति, मन लागत 15 सेकंड। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक खतरनाक आभा वाला काला खंजर। इसमें रक्त की राक्षसी इच्छा है और इसकी वर्तमान रेटिंग से आगे बढ़ने की क्षमता है। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा उन्होंने लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन से 2 रिंग बनाए जिनमें से प्रत्येक ने अंधेरे के प्रति लगाव को 5% और मान को 130% तक बढ़ा दिया। बुल्को के लिए उसने सेना के लिए हथियार बनाने से बची हुई धन्य लेस देन माना स्टील ग्रेटर देन से एक गदा बनाई। उसने फोजिंग के दौरान लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया क्योंकि एक राक्षसी गाथा स्पष्ट रूप से पुजारी के हथियार के लिए उपयुक्त नहीं थी। आत्मा से प्राप्त होने वाले मैना को बढ़ाने के विकल्प के अलावा उसने इसे मैना दक्षता और जादुई क्षति प्रवर्धन के साथ एक कर्मचारी की तरह मंत्रमुग्ध भी किया। तकनीकी रूप से यह एक ऐसा कर्मचारी था जो किसी को चोट पहुंचाने पर वास्तव में चोट पहुंचा सकता था, एक नियमित कर्मचारी से भी ज्यादा। घेराबंदी में माइक की तलवार टूट गई थी और सेठ को नए सिरे से तलवार बनानी पड़ी। माइक एक जादुई तलवारबाज बन गया था, इसलिए सेठ ने तलवार के लिए नियमित लेस देन माना स्टील ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और उसे बुल्को की गदा जैसी ही जादुई शक्ति दी। उसे नहीं पता था कि माइक किस तरह का जादू करेगा, इसलिए उसने उसे फिर से आग से नुकसान पहुंचाने के बजाय तटस्थ रखा। सामान्य हथियारों को जादू के फोकस के बिना किसी कास्टर स्टाफ से मुकाबला करने वाली चीज में बदलना लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन की बदौलत संभव हुआ। यह हल दलित था जिसने उसे यह अवधारणा समझाई। आमतौर पर एक कर्मचारी के पास फोकस के रूप में क्रिस्टल जैसा कुछ होता है जहां मैना को इकट्ठा किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। पूरे आइटम को एक आत्मा वाले शरीर में बदलकर ये वही कार्य कर सकता है। कास्टर क्लास के लिए हाथापाई के हथियार कोई असामान्य चीज नहीं थे, लेकिन सेठ सबसे महंगे हिस्से की जरूरत न होने से बहुत सारा पैसा बचा सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अचानक ऐसी चीजें बेचना शुरू कर देगा। आत्माएं इतनी कीमती थी कि उन्हें कुछ सोने के लिए किसी अजनबी पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। ये सब करने के बाद उसका लेस देन लोहार ग्रेटर देन सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बढ़ा। लेस देन जादू ग्रेटर देन ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, सिर्फ लेस देन सुनार ग्रेटर देन थोड़ा आगे बढ़ा। उसे यह एहसास था वे सभी रैंक अप से ठीक पहले लेवल रेंज में आ गए थे और सही सामग्री के साथ भी उन्हें लेवल करना बेहद मुश्किल हो गया था। जहां तक लिक्सिस और फिन का सवाल है, उसे उनके वस्त्रों की मरम्मत के लिए नेडिल के पास जाना होगा। उनकी सिलाई का कौशल उन्हें छूने के लिए बहुत कम था। यह एक उपयुक्त समय पर हुआ। सेठ ने अनुमान लगाया कि अब उनके गैम्बेसिन के उन्नत संस्करण के लिए पर्याप्त लेस देन स्वर्गीय कांस्य ग्रेटर देन था। जब वह वस्त्रों की मरम्मत करने के लिए उसे पूछने जाएगा तो वह उस आदमी को सामग्री लाकर देगा। माथे पर पसीना बहता देख सेठ बैठ गया और आखिरकार आराम करने लगा। उसने सिर्फ 2 दिनों में सब कुछ निपटा दिया था। वह अपनी लेस देन सोल स्मिथी ग्रेटर देन का इस्तेमाल किए बिना भी बहुत तेज हो गया था। यो, तुम आखिरकार छुट्टी ले रहे हो। बोना कार्यशाला में चला गया। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। सेठ बाहर निकला और देखा कि मीना दुकान में इंतजार कर रही थी। आज उसने एक सामान्य पोशाक पहनी हुई थी जो उसके मानकों के हिसाब से लगभग सभ्य थी। हाँ हाय, मैं तुम्हें खाने पर आमंत्रित करना चाहती थी। वह थोड़ा हकलाई और शर्मा भी गई। आखिर उसे क्या हो गया था? वह नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर उसके साथ आने को तैयार हो गया। जब वे चले गए तो उसने अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया और उसके साथ लिपट गई। वे पत्थरों के हॉल की गलियों से घूमते रहे और आखिरकार एक छोटे लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच गए। खाना बढ़िया था और कैटेगरल ने अजीब तरीके से बातचीत शुरू करने की कोशिश की जो जल्द ही एक सुखद संवाद में बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मीना ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की और उसके साथ एक अच्छी और सामान्य डेट की, लेकिन जल्द ही यह शराब पीने की होड़ में बदल गई, जिसका अंत एक बार फिर एक सराय के छोटे से कमरे में उनके जागने के साथ हुआ। आखिरकार यह बात उसके अंदर से निकल गई। लाल चेहरे और आंसुओं के करीब उसने स्वीकार किया कि उसने उसके साथ एक सामान्य डेट की कोशिश की थी। एक सभ्य मीना बदलाव के लिए अच्छी है। उसने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन मुझे वह पसंद है जो मुझे मेज के नीचे पीने की कोशिश करती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने उसे बेतहाशा शर्माते हुए देखा था। मीना के साथ सुबह बिताने के बाद वह काम पर वापस चला गया। वह नेरेल की दुकान पर गया और उसने लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन पफल्स द्वारा अब तक बनाए गए सभी कपड़े और फिन और लिक्सिस द्वारा उसके साथ छोड़े गए 2 वस्त्र लिए। सेठ, क्या तुम ठीक हो? बूढ़े आदमी ने उसका अभिवादन किया। हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद ओरा बहुत परेशान था और अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। ओह हाँ, सब ठीक है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ है। वह मुस्कुराया जब उसने देखा कि दर्जी की आंखें चमकने लगी हैं। नेरेल को स्पष्ट रूप से लेस देन स्वर्गीय कांस्य ग्रेटर देन की उम्मीद थी।
क्या तुम मेरे लिए ये ठीक कर सकते हो? सेठ ने 2 सुनहरे कपड़े निकाले। बूढ़े आदमी की आंखें धुंधली हो गई क्योंकि उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। ओह बेशक, उसने अपनी निराशा को छिपाने के लिए एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। ओह हाँ, और क्या आप इससे मेरे लिए एक और कवच बना सकते हैं? उसने कहा और लेस देन स्वर्गीय कांस्य ग्रेटर देन के बंडल निकाले। आदमी की आंखों में तुरंत आग जल उठी। तुम बहुत मतलबी आदमी हो सेठ, सिर्फ मजे के लिए इस बूढ़े का दिल तोड़ना। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक और दिल तोड़ सकता हूँ। ये काफी है और यह गारंटी दे सकता है कि यह महाकाव्य रेटिंग प्राप्त करेगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सेठ ने दर्जी को धागे के साथ अकेला छोड़ दिया। बूढ़े आदमी को कपड़े को किसी खोए हुए प्रेमी की तरह संभालते देख उसे थोड़ा परेशानी महसूस हुई। मानो संयोग से उसकी मुलाकात फिन से हुई जो उसके और पफल्स के साथ लंच करने आई थी। उसने सामान्य व्यवहार किया और उन्होंने टोरे द्वारा दिखाए गए बौने रेस्तरां में भोजन का आनंद लिया। इस बार शेफ मानसिक रूप से तैयार था और बहादुरी से लड़ा, लेकिन टोरे तथा पेट वाली परी की तुलना में केवल हल्का खाने वाला था। इस भयानक खोज के बाद पार्टी ने ओरा में एक लंबा ब्रेक लिया और सेठ को ब्रेक के दौरान उनसे मिलने के कई अवसर मिले। आइटम के लिए टोर के कार्य अधिक से अधिक मांग वाले होते गए और उसे इन ब्रेक की सख्त जरूरत थी। लेकिन यह इसके लायक था क्योंकि रैंक अप के करीब और करीब होने के बावजूद उसकी दक्षता बढ़ती रही। लेस देन एन्चेंटमेंट ग्रेटर देन हीलर 0.9 पर पहुंच गया था और लेस देन गोल्डस्मिथ इसके करीब था। अपने कौशल को बढ़ता देख सेठ ने कार्यशाला में फिर से प्रेरणा के साथ काम किया। बस थोड़ा और, उसने अथक परिश्रम किया। हाल की घटनाओं ने उसे यह एहसास दिलाया था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। इसका मतलब ओरा में स्थिति थी या उठ में वापसी, उसे यकीन नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि आखिरकार इस कठिन यात्रा का लक्ष्य पूरा हो जाए। एक बार जब उसका कौशल विकसित हो जाएगा तो वह कदम दर कदम अपने उपकरण तैयार करेगा। सेठ को एहसास हुआ कि ओरा में उसका समय जल्द ही खत्म होने वाला था। अब जब वह नीडल के लिए लेस देन स्वर्गीय कांस्य ग्रेटर देन ले आया था और उसके कौशल में वृद्धि हुई थी, तो जल्द ही उसके लिए अपने स्वयं के गियर के बारे में सोचने का समय आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 140 शांति का बोझ। सर्वनाश का लोहार 140 शांति का बोझ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के जन्मदिन पर पहले होरी हुमास वास्तव में कुछ खास है। इसे प्राप्त करने में आपको केवल कुछ महीने लगे, अन्य को क्या वर्षों की आवश्यकता होती है। आप जल्द ही जर्नीमैन रैंक तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपकी क्या योजना है? एक फूले हुए टोरे ने एक और भी अधिक फूले हुए सेठ से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने सुस्त दिमाग से कहा। ठीक है, जब तुम जर्नीमैन बन जाओगे तो तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। क्या तुम ये भूल गए? अगर तुम सच में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कर्मचारी के रूप में रख सकता हूं, लेकिन उसके बाद कोई और लाभ नहीं मिलेगा। सेठ पिछले कुछ हफ्तों से इसे भूल गया था, या शायद उसने इस विचार को दबा दिया था। जर्नीमैन का मतलब है कि जिसने शिल्प की सभी बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है और दुनिया में अपना स्थान खोजने के लिए यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। प्रशिक्षुता यही समाप्त हो जाती है। सामान्यतः ये वह समय था जब एक सामान्य लोहार अपने क्षितिज को व्यापक बनाने, अनुभव प्राप्त करने तथा विभिन्न सामग्रियों के साथ काम करने में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व की यात्रा करता था। उसे एहसास हुआ कि पीसने पर ध्यान केंद्रित करके उसने इस विचार को टाल दिया था। मुझे लगता है मैं उर्थ वापस लौटूंगा। ओह, क्या तुम्हें यकीन है? मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा घर है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक बुरा निर्णय है, लेकिन क्या वहां अभी बहुत अव्यवस्था और खतरा नहीं है? अगर तुम यहां रहो तो तुम एक महान लोहार बन सकते हो। हाँ, आखिर वह फिर से क्यों लौटना चाहता था? ये बात उसके लिए हमेशा से स्पष्ट थी कि वह वापस लौटेगा और हाल ही में उसे वापस लौटने की इच्छा बढ़ती हुई महसूस हुई। लेकिन फिर से क्यों? जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वे पहाड़ दिखाई दिए जहां वह बचपन में अपने माता पिता के साथ घूमने गया था। चमकती लपटों का एक समुद्र पूरे शहर को जला रहा है। उसके दिमाग में एक छोटे से बेडरूम की तस्वीर उभरी, एक लड़की की तस्वीर जो शायद उससे छोटी उम्र की थी, जिसे विकृत अवस्था में और दुर्व्यवहार के साथ बिस्तर पर लेटा दिया गया था। खून और टूटे हथियारों से भरा एक चौक, एक तलवार एक विशालकाय सांप की खोपड़ी में घुस गई, जबकि वह स्वयं मृत्यु के कगार पर था। एक छोटी सी परी विशाल महासागर की अंधेरी सतह पर मदद के लिए नम्रतापूर्वक रो रही है। उसकी उंगलियां अनजाने में ही उसकी थाली के किनारे को सहला रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके सीने में वापस लौटने की बढ़ती इच्छा जल रही थी। मुझे लगता है घर की याद आ रही है, उसने कहा। सेठ को अपने लक्ष्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या वह रोमांच चाहता था या लोगों की मदद करना चाहता था? यह आग, यह उथल-पुथल जो उसने अपने सीने में महसूस की जबकि वह अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। इस प्रश्न का उत्तर पाना ही शायद इस बात का उत्तर हो सकता है कि वह क्यों वापस लौटना चाहता था। बोने ने इस संक्षिप्त उत्तर पर केवल सिर हिलाया। उपस्थित। लेस देन डिंग कौशल लोहार दक्ष लब 0.9 लोहार दक्ष लब 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल लोहार दक्ष लब 0.10 लोहार यात्री लब 0.1 बन गया है। ग्रेटर देन। सेठ निहाई पर लगभग टूट गया। पिछले कुछ दिनों से वह ऐसे काम कर रहा था जैसे वह उन्माद में हो। वह पसीने और कालिख से लथपथ था। अपनी चौड़ी खुली आंखों और बिखरी दाढ़ी के साथ वह एक पागल आदमी की तरह लग रहा था जो राक्षसी गाथाएं गा रहा था और हथियार बना रहा था। सेठ अपने कमरे में घसीटता हुआ गया और सो गया। वह आखिरकार पहली सीढ़ी पर पहुंच गया था और उसका सारा तनाव दूर हो गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टोरेड अपनी कार्यशाला में खड़ा था जहां भयानक राक्षसी आभा वाले कई तैयार हथियार फर्श और कार्य क्षेत्रों पर बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। वह सेठ से जानता था कि ये हथियार तकनीकी रूप से बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें एक अशांत करने वाला खिंचाव था। उनके अंतर से बोने ने अनुमान लगाया कि सेठ को शायद 4 या 5 अलग-अलग राक्षसी गाथाएं पता थी। उनमें से कुछ उस पहले गाथा की तरह थी जिसे युवक ने गढ़ा था, ऐसे हथियार जो खुद को मजबूत बनाने के लिए दुश्मन का खून पीते थे। राक्षसी गाथागीतों और सामान्य गाथागीतों में यही बड़ा अंतर था। टोरेड को पता था कि वे ऐसे ही काम करते हैं और काम करने के लिए मन का इस्तेमाल करते हैं। राक्षसी गाथागीतों की कीमत अक्सर खून या जीवन शक्ति होती थी, या तो लक्ष्य या उपयोगकर्ता। इन भयानक हथियारों को देखकर बोने को उन दिनों की याद आ गई जब उसके शिष्य अजीब-अजीब प्रभाव वाले शापित हथियार बनाते थे, जैसे सर्दी लगना या अचानक पीठ दर्द होना। उसे थोड़ा उदास महसूस हुआ, ये सोचकर कि सेठ जल्दी से जाने वाला है। टोरेड को पहले तो साथी नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसे अपने वर्कशॉप में रहने वाले इस युवक और कभी-कभार आने वाली परी और जानवर लड़की की आदत हो गई थी। उसे हाल ही में कभी-कभार आने वाले एल्फ की सराहना नहीं थी, लेकिन उसने उसे बर्दाश्त किया। उसने धातुकर्म के लिए मोटे दस्ताने पहने जो आग प्रतिरोधी हाथों के बिना सामान्य लोगों के लिए आवश्यक थे, और उन बुरे हथियारों को दूर रख दिया जो बुरी आभा वाले नहीं थे। वह उन्हें अपने नंगे हाथों से छूना नहीं चाहता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को बहुत तेज सिरदर्द के साथ नींद खुली। उसने अपने फोजिंग उन्माद के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पिया था और अब वह बुरी तरह निर्जलित हो गया था। ये सिस्टम की एक खामी थी, अगर उसके पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं थे तो स्वचालित रिकवरी कुछ नहीं कर सकती थी। वह रेंग कर बाथरूम में गया और बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाथरूम के फर्श पर लेटे रहने के बाद उसे लगा कि उसका सिर ठीक हो गया है। उसका पहला ख्याल अपने हुनर पर गया। वह लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में रैंक हासिल कर चुका था, बस 2 और रैंक बाकी थी। वह उठ खड़ा हुआ और कार्यशाला में वापस आ गया। टोरेड ने उसे एक भ्रमित ज़ोंबी की तरह चारों ओर देखते हुए देखा। यदि आप हथियार ढूंढ रहे हैं तो मैंने उन्हें भंडारण में रख दिया है, टोरेड ने सहजता से कहा और सेठ ने विभिन्न जादू टोने करते हुए उन्हें एक-एक करके निकालना शुरू कर दिया। लेस देन डिंग कौशल करामात दक्ष लब 0.9 करामात दक्ष लब 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल करामाती दक्ष लब 0.10 करामाती यात्री लब 0.1 बन गया है। ग्रेटर देन। अंततः उसने कहा और उत्कीर्ण उपकरण फेंक दिया।
अरे औजारों को यूं ही इधर उधर मत फेंको। ओह सॉरी, उसने बेसुध होकर कहा। उसे इतनी जल्दी क्यों थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी समाधि टूट गई हो। लेस देन डिंग, आपने योग्यता प्राप्त कर ली है। बाध्यकारी पूर्वज्ञान ग्रेटर देन। लेस देन बाध्यकारी पूर्वाभास, एक अशुभ भावना जो आपको कुछ निश्चित कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये वे कार्य हैं जो आप करेंगे यदि आपको पता हो कि वास्तव में क्या होगा। ग्रेटर देन, वह कौन सी बात है जो उसे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है? ओह बकवास, वह पूरी तरह से जाग गया था। वह लोहार की दुकान में भाग गया। स्टोरेज, मैं तुम्हें खाली करने जा रहा हूँ, स्टोरेज से कुछ सामान ले लो। उसने बोने के पास से गुजरते हुए कहा और लगभग 200 सोने की नकदी एक वर्कबेंच पर फेंक दी। उसने अपनी इन्वेंट्री में बेतरतीब बक्से लोड करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि उसके दिमाग में एक और विचार आया। वह पलटा और लोहारखाने से बाहर निकल गया। क्या हो रहा है? स्टोरेज ने उसे पूरी तरह से भ्रमित देखा था और तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका जब तक सेठ लोहारखाना छोड़कर नहीं चला गया। सेठ बोनों के व्यापारिक जिले की ओर भागा। बक्सों और अन्य वस्तुओं से जो कुछ नहीं लिया गया था उसे राशन और पानी के बैगों से भर दिया गया। बकवास बकवास बकवास। जल्दबाजी में वह पत्थर के हॉल से बाहर निकल गया। उसे सराय में कोई नहीं मिला। मालिक ने उसे बताया कि पार्टी कालकोठरी में चली गई है। उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। सेठ सराय से निकलकर नेडेल की कार्यशाला की ओर भागा। सेठ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तो बस यही चाहती थी। माफ करना नेडेल, मैं जल्दी में हूँ। क्या गैम्बिसन तैयार है? क्या तुम मुझे दे सकते हो? उसने बूढ़े आदमी को बीच में रोका और उसे जल्दी से नई जैकेट देने के लिए कहा। हाँ, माफ करना, जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम बहुत बात करने लगते हो। उसने चमकदार सुनहरा कपड़ा निकाला, लेकिन सेठ के पास दृश्य की सराहना करने का समय नहीं था। उसने पिछली गद्देदार जैकेट जैसी ही शैली का गैम्बिसन पकड़ा और उसे अपनी सूची में भर लिया। नहीं, मुझे खेद है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बाद में समझाऊंगा। अगर मैं गलत हूँ तो यह एक अच्छा बीए है, बाद में मिलते हैं। शायद, उसने कहा और जाने वाला था। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। ओह सेठ, बाकी धागे के बारे में क्या? इसे रख लो, इससे कुछ बनाओ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही सेठ दुकान से चला गया और वापस सड़कों पर आ गया। उसे नहीं पता था कि उसके पास अभी कितना समय बचा है, लेकिन उसे यकीन था कि इस हुनर का मतलब है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर वह अपने हुनर को बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी करता तो उसके पास ज्यादा समय नहीं बचता। वह इतनी तैयारी करना चाहता था और अब उसका समय खत्म हो रहा था। अब आगे कहां? उसकी दुकान या नीलामी घर? नीलामी घर। वह नीलामी घर की बड़ी इमारत के सामने एक पीसिंग होल पर आ गया। अगर सेठ को नीलामी घर के काम का वर्णन करना होता तो वह इसकी तुलना ऑनलाइन नीलामी साइट eBay से करता। वहां टर्मिनल थे जहां कोई उन वस्तुओं को खोज सकता था जिन्हें दूसरे बेचना चाहते थे। सेठ ने बहुत सारा पैसा खर्च करके सीधे सामान खरीदा और तुरंत डिलीवरी प्राप्त की। उसे जीवन जादू के लिए एक कौशल स्क्रॉल, एक रिफिलिंग बाउल और एक आर्टिफैक्ट टेंट मिला। वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था। जैसे ही वह बाहर भागना चाहता था उसने सूचना काउंटर देखा। शायद। नमस्ते, मैं शायद कहीं दूर जाने के लिए जल्दबाजी में यात्रा पर जा रहा हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है कि मुझे क्या खरीदना चाहिए? क्लर्क ने उसे थोड़ा हैरान होकर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने वाले पोर्टेबल नीलामी इंटरफेस के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने एक व्यावसायिक मुस्कान के साथ कहा। आपको बस मन को डालना है और आप एक बार जो कुछ भी चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ दे दो और क्षमा करें, ये प्रति ग्राहक एक तक सीमित है। तो फिर जल्दी करो, धन्यवाद। ऐसा कहकर उसने छोटी सी चांदी की छड़ी पकड़ ली और सिस्टम चर्च की दिशा में भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।